पर हाइपर बोला है हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ हाइपर बोला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 and find the region from which या ऐसे मत लिखो, रीजन तो हमें पता है ना। पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा if find the value of alpha if from alpha comma alpha plus 1 या alpha comma alpha square we can draw two tangents to the same branch. We can draw two tangents to the same branch of hyperbola. दो ब्रांचेस है, उसमें से सेम ब्रांच के ऊपर दोनों टेंजेंट आने चाहिए। तो पहले तो ये पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए? हाइपरबोला के बाहर, है ना। हाइपरबोला के बाहर लाई करना चाहिए एंड दोनों लाइंस के बीच में, मतलब एक के नीचे एक के ऊपर। जल्दी से, रीजन तो हमें पता है। इसमें एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन क्या आएंगे? x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। x माइनस वाई इक्वल टू, अरे हाँ वो 0 है। x माइनस वाई 0 और x प्लस वाई 0 ये एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन है। ये एसिम्प्टोट्स ड्रॉ कर लिया। ये y इज इक्वल टू x और ये y इज इक्वल टू माइनस x। ठीक है, ये हाइपरबोला आएगा यहाँ और ये इधर रहेगा। ठीक है, हाइपरबोला है। अब उसके बाद वो रीजन कौन सा होगा? ये वाला, जहां से दोनों ब्रांचेस के ऊपर सेम ब्रांच के ऊपर दोनों टेंजेंट्स आएंगे। तो वो पॉइंट तो पहले हाइपरबोला के बाहर लाई करना चाहिए, बाहर। तो हाइपरबोला के बाहर लाई करना चाहिए तो s1 लेस देन 0, उल्टा हो जाएगा, s1 लेस देन 0। ये देखो, मान लो इसको ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। ठीक है, एक को क्या होना चाहिए? S1 लेस देन 0। दैट मींस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 4 लेस देन 1, ये होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे हम। थोड़ा गंदा आएगा, करना तो पड़ेगा, लेकिन इसको जब हम उधर लेकर जाएंगे तो ये अल्फा की पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ये ग्रेटर देन 0। बताओ इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। ये आया ना, अल्फा की वैल्यूज बताओ क्या होगी अल्फा की वैल्यूज। इसका डी कैसा आ रहा है? ऑड रियल नंबर है। इसका डी नेगेटिव आ रहा है। अल्फा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अल्फा की सारी वैल्यूज इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। तो ये हो गया यहाँ से, मतलब ये पॉइंट तो बाहर लाई कर रहा होगा। और ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पे ये कौन सा पैराबोला आ रहा है। मतलब ये पॉइंट मतलब पैरामीटर के फॉर्म में देखेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, या ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर दिख रहा है ना। तो वो तो पैराबोला ऐसा आता है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि
बाहर ही लाई करना चाहिए। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, उस लाइन, दोनों लाइंस के बीच में आना चाहिए। दोनों लाइंस के बीच में आना चाहिए मतलब एक के नीचे दूसरे के ऊपर। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर हम इस रीजन की बात करेंगे तो L1 के नीचे L2 के ऊपर, और अगर इस रीजन की बात करेंगे L2 के नीचे L1 के ऊपर। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसमें देख लो, ये जो आएगा ये लाइन कौन सी है, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो एक के नीचे एक के ऊपर है, तो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 1। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। इस लाइन के अगर नीचे है तो हम क्या करेंगे, x1 y1 अपॉन माइनस b अपॉन b करते हैं ना, ये पोजीशन ढूंढने के लिए x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन b, अगर ग्रेटर देन 0 तो ऊपर, लेस देन 0 तो नीचे। ठीक है, अब उसके बाद लेस देन 0 था तो ये वाली क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, निगेटिव, और इस लाइन के ऊपर है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए था, निगेटिव। अगर इस रीजन की बात करेंगे तो इसके ऊपर है तो उस केस में ये क्वांटिटी पॉजिटिव आनी चाहिए, एंड ये वाली क्वांटिटी निगेटिव। इस दोनों की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ से देख लो ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 4 अपॉन माइनस 1, इसमें माइनस ऊपर में एडजस्ट करवा दिया तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन लेस देन 0 ही रहेगा, ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कॉमन। अब उसके बाद इसके फैक्टर्स अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 लेस देन 0, क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस 1 0 1, इसके इधर प्लस माइनस माइनस प्लस, और हमें रीजन कौन सा चाहिए, माइनस 1। तो यहाँ से अल्फा बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 to 1 एक्सेप्ट 0। ठीक है, और फाइनली दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो देयरफॉर अल्फा बिलोंग्स टू आ जाएगा ये -1 to 1 एक्सेप्ट 0। ये मिक्स क्वेश्चन है किसका, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन एंड हाइपरबोला। हाइपरबोला का यूज कहां तक था, रीजन डिसाइड करने तक, वो x1 लेस देन 0, उसके बाद लाई करना चाहिए। उसके बाद किसका है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ठीक, अगर इस रीजन की बात करते हैं तो ये निगेटिव आता है, ये पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव। इस रीजन की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट अगेन निगेटिव। तो इसको अगर हम दोनों को कंबाइन लेके चलेंगे तो निगेटिव तो आ ही रहा है प्रोडक्ट, तो उससे दोनों के आंसर हमें मिल जाएंगे, दोनों रीजन। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये अपना टेंजेंट आइसोटोप्स वगैरह हो गया ना, कल कोड ऑफ कांटेक्ट हो गया था, सीओसी हां दिखा दिया था सीओसी। जो क्वेश्चन इलिप्स में सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, सीओसी, वो लोकस वाले क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, ये वाले क्वेश्चन वो सारे सेम यहाँ पे है। इसमें सीओसी का इक्वेशन क्या आ जाता है, a = 0। बनाओ डायग्राम और लिखो इक्वेशन। तो इसमें ये हाइपरबोला, ठीक है, अब कोई पॉइंट है मान लो जिससे इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और इससे ऊपर इस टेंजेंट है। पॉइंट हमने कहां लिया है, दोनों एसिम्प्टोट्स के ऊपर लिया है, तो अलग-अलग ब्रांचेस के ऊपर आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लेता दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच में तो एक ही ब्रांच के ऊपर आता है। ठीक है, अब वो यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो कॉर्ड ये वाला होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये P पॉइंट है और ये AP है, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, कोड ऑफ कांटेक्ट होगा, किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
So here AB is chord of contact with respect to P और उसका जो इक्वेशन आएगा वो कहाँ से मिलेगा हमें T is equal to 0 से that is इसका इक्वेशन ये लेके चल रहे हैं x square by a square minus y square by b square is equal to 1 तो यहाँ से आ जाएगा x x1 upon a square minus y y1 upon b square is equal to 1 ये COC हो गया फिर उसके बाद chord with a given midpoint P equal to H1 वो भी लिख लो तो chord with a given midpoint P equal to H1 से आएगा तो इसके ऊपर एक ब्रांच में भी chord हो सकता है कोई इस तरीके का तो इसका मिड पॉइंट h k या तो chord एक पॉइंट इसके ऊपर एक पॉइंट इसके ऊपर वो भी एक chord होगा इसमें हाइपरबोला में तो उसके मिड पॉइंट हमें गिवन है तो इसका इक्वेशन चाहिए तो वो आ जाएगा t is equal to h1 से t is equal to h1 से हमें उसका क्या मिलेगा इक्वेशन मिलेगा t is equal to h1 से इक्वेशन आ जाएगा फिर उसके बाद पेयर ऑफ टेंजेंट्स t square is equal to s मतलब ये जो पेयर है ना p and pb का कंबाइंड इक्वेशन वो हमें मिलेगा t square is equal to s1 से t square is equal to s1 हो गया फिर उसमें हमने सेकंड एंड थर्ड डेफिनेशन लिखी थी क्या जैसे वो पीएस वाली हाइपरबोला में हाँ नहीं चलो इसको लास्ट में लिखवा दूंगा लास्ट में ले लेंगे इसको ठीक है अगला लिखो अब तुम नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख लो उसके बारे में डायग्राम बनाओ डायरेक्टर सर्कल इसका नहीं हुआ क्या डायरेक्टर सर्कल चलो पहले ये तो करो तुम डायरेक्टर सर्कल हुआ उसमें क्या होता है इलिप्स में डायरेक्टर सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो यहाँ पे b स्क्वायर की जगह पे माइनस b स्क्वायर बस इतना होगा रिप्लेस ही तो करना है कंपेयर करके ठीक है पहले नॉर्मल लिखो तुम ये मान लो P पॉइंट है जहाँ पे ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स ये टेंजेंट है और तो ये इसका क्या होगा नॉर्मल और ये टेंजेंट अब इलिप्स में पॉइंट फॉर्म में क्या आएगा a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब वो हाइपरबोला में b स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस b स्क्वायर आ जाएगा बस तो पॉइंट फॉर्म में जो नॉर्मल का इक्वेशन है वो a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो ये वो इक्वेशन आएगी ठीक है फिर उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म ये हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पैरामेट्रिक फॉर्म में इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे a sec थीटा b tan थीटा तो x1 की जगह पे a sec थीटा y1 की जगह पे b tan थीटा तो ये आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर x अपॉन a sec थीटा
प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी tan थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए एक्स अपॉन सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्लोप फॉर्म में आ जाएगा। तो जो थीटा वाला क्वेश्चन वहां पे नहीं बना था क्या -2/3 आंसर, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है। तो जो क्वेश्चन इंग्लिश में थे वो क्वेश्चन सेम यहाँ पे है, सारे बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉर्ड जॉइनिंग P अल्फा एंड Q बीटा, वो भी हमने इंग्लिश में देखा था। क्या होता है वो, x by a cos अल्फा प्लस बीटा by 2 प्लस y by b sin अल्फा प्लस बीटा by 2 is equal to cos अल्फा माइनस बीटा by 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो तुम लोग, इसमें थोड़े से चेंजेस है। अब कॉर्ड जॉइनिंग P अल्फा एंड Q बीटा, ज्यादा क्वेश्चन उसके इंग्लिश में आते हैं। कॉर्ड जॉइनिंग P अल्फा एंड Q बीटा के लोकस वाले अगर बनने होंगे तो इसमें P अल्फा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स A sec अल्फा B tan अल्फा, और Q पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स A sec बीटा B tan बीटा, ठीक है। अब इस कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए, तो इसका इक्वेशन x by a cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आता है, cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस y by b sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये थोड़ा अलग है, ये उसका इक्वेशन है। इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेंगे ये, क्योंकि इसमें वहां पे अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाय 2, उसकी वजह से ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर बनते नहीं है। बनने होंगे तो वो कहाँ पे बनेंगे, इलिप्स में या तो सर्कल में। तो सर्कल में भी क्या होता है, वो जो कॉस रहता है इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, जो कॉस रहता है वहां पे अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, साइन में भी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आता है। जो राइट हैंड साइड में होता है वहां पे cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बस एक लिखने के लिए दिख रहा है इसको, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तुम्हें ज्यादा, ठीक है। आगे लिखो। सर इक्वल साइन के बाद क्या है? वो cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, इक्वल के बाद cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, ठीक है। यस सर। तो आगे लिखो। अब इसमें वो रह गए थे ना अपने सेकंड डेफिनेशन एंड वो थर्ड डेफिनेशन, वो लिख लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन वो पहले ही करना चाहिए था, जैसे वो खत्म वाला था कि s इज इक्वल टू e टू pl, जहां पे e 1 से बड़ा था। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन कर रहे हो। सेकंड डेफिनेशन पहले यहाँ पे आपका बोला है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये बताओ P पॉइंट हमने इसके ऊपर लिया है, ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस x आता है, तो ये y x किससे डिस्टेंस है, x किससे डिस्टेंस है, कंजुगेट एक्सिस, और y किससे डिस्टेंस है, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो x की जगह पे आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कंजुगेट एक्सिस, उसका स्क्वायर, और अपॉन में a क्या रहता है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर। नाम बस चेंज हुआ है, इलिप्स में क्या था, माइनर मेजर, यहाँ पे कंजुगेट ट्रांसवर्स। तो ये जो रहेगा सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, नवीन लेंथ है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ उसका स्क्वायर, माइनस यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सेमी कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगी इसकी सेकेंड डेफिनेशन। ठीक है, फिर थर्ड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन में फोकल डिस्टेंस, इसमें फोकल डिस्टेंस एक बार देख लो, उसकी आइडिया दे दो। फोकस से डिस्टेंस बेसिक डेफिनेशन तो यही है इसकी, ये P पॉइंट है, ये करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ये फोकस इसका क्या रहता है यहाँ पे AE, 0, ये S, और ये क्या रहता है S डैश। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है कौन सी, x इज इक्वल टू a बाई e, और ये वाली एक डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू माइनस a बाई e। ठीक, अब इस P पॉइंट का डिस्टेंस मीन ये PS डिस्टेंस हमें चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम PS को क्या लिख सकते हैं, T इंटू PM लिख सकते हैं। तो ये PM डिस्टेंस कितना आता है, ये पूरा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x एंड y, ये पूरा डिस्टेंस x, और ये कितना a बाई। ठीक है, पूरे x में से a बाई को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा PS इज इक्वल टू P इंटू मॉड x माइनस a बाई e। तो यहाँ से P मॉड x माइनस a, ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम PS डैश की बात करेंगे तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, m डैश डिस्टेंस की बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या आ जाएगा, m डैश। तो PS डैश इज इक्वल टू E इंटू PM डैश, क्योंकि जब वो फोकस लेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स कंसीडर करनी पड़ेगी। तो PS डैश E इंटू PM डैश मींस कितना आ जाएगा, ये मॉड x, ये पूरा डिस्टेंस प्लस a बाई e। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड x प्लस a बाई e। तो PS डैश इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू मॉड x प्लस a। तो ये रहेगा P पॉइंट का फोकल डिस्टेंस दोनों फोकस से, S से एंड S डैश से। ठीक है, एक मिनट इधर देख ही नहीं रहा है, यहाँ पे PS डैश लिख रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा E इंटू PM डैश, तो E इंटू मॉड x प्लस a बाई e। तो ये E मॉड x प्लस a ये रहेगा। तो यहाँ से PS डैश इज इक्वल टू ये आ जाता है। तो इसी से थर्ड डेफिनेशन आएगी। इन दोनों के बीच का क्या कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंस। वहां पे सम 2a आ रहा था, यहाँ पे डिफरेंस 2a आएगा, वो थर्ड डेफिनेशन है। तो यहाँ पे मॉड PS माइनस PS डैश कितना आता है, 2a। हमें डायरेक्टली ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, मतलब कैसे, दो फिक्स पॉइंट्स S एंड S डैश, एक P वेरिएबल पॉइंट, उसका डिस्टेंस उन दोनों फिक्स पॉइंट से निकालेंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अब इसमें बताओ SS डैश बड़ा है या 2a बड़ा है, SS डैश बड़ा है, 2a मींस कितनी लेंथ हो जाएगी, इतनी, और SS डैश मींस ये पूरी हो जाएगी। तो बड़ा कौन था, SS डैश बड़ा है। तो इसमें अगर SS डैश, और इसमें पहली केस आ जाएगी SS डैश इज ग्रेटर देन 2a, अगर ये हो गया तो P पॉइंट क्या आ जाएगा, उसका लोकस हाइपरबोला, हाइपरबोला में तो यही होगा ना, SS डैश ही 2a से बड़ा होगा। तो यहाँ से लोकस ऑफ P इज हाइपरबोला। फिर उसके बाद सेकंड, अगर SS डैश इज इक्वल टू 2a हो गया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सोचो। एंड तीसरा SS डैश इज लेस देन 2a हो गया तो सोचो, सोचो थोड़ा सा, SS डैश इक्वल टू 2a एंड SS डैश लेस देन 2a।
सेकंड में नो लोकस। अरे सेकंड में काय का नो लोकस सोचो तो। लाइन 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 नहीं बोल सकते उसको, ये देख लो, साइड ऑफ लाइन। ये एस डैश, ये एस, ठीक है। पी पॉइंट को तुम यहाँ पे ले लो, पी पॉइंट को यहाँ पे ले लिया तो ये देख लो पी एस माइनस पी एस डैश किसके इक्वल आएगा, एस एस डैश के इक्वल आएगा। और हम क्या लेके चल रहे हैं, पी एस माइनस पी एस डैश टू ए के इक्वल, तो उसी केस में एस एस डैश टू ए के इक्वल आएगा ना। इसका मतलब पी कहाँ पे लाई करेगा, बंद हो गया, डिस्चार्ज हो गया क्या, कोई क्या बंद कैसे हो गया। ठीक है, अब दिख रहा है ना। यस हाँ, तो यहाँ पे P कहाँ पे लाई करना चाहिए, रे के ऊपर, इधर बीच में नहीं लाई कर सकता है वो, या तो S डैश के उधर लाई करे या S के इधर लाई करे। तो इसका मतलब यहाँ पे P का लोकस क्या आएगा, पेयर ऑफ रेज, दो रेज मिलेंगे ना, एक उधर वाला और एक इधर वाला। और उस केस में इंग्लिश में हमें क्या मिलेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में लाइन सेगमेंट, ऐसे जैसे लाइन सेगमेंट मिलेगा उसके अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है। इसमें जो लोकस आएगा ये लिख के रखना है, यहाँ पे डायग्राम बना लो, ये S डैश और ये S, और इसमें जो इंग्लिश में हम देखते हैं इक्वेशन जो आता वहां पे P का जो लोकस आता उसका इक्वेशन, यहाँ पे जो P का लोकस इक्वेशन आएगा, P का जो लोकस आएगा उसका इक्वेशन, दोनों सेम रहेंगे क्योंकि वहां पे बस क्या है, लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे पेयर ऑफ रेज है और सेम लाइन की चीज है। और हमने देखा है कि रे, लाइन सेगमेंट एंड लाइन, इन तीनों का इक्वेशन क्या रहता है, सेम रहता है, बस डिफरेंस किसमें दिखा सकते हैं हम, डायग्राम में डिफरेंस दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पेयर ऑफ रेज, कि या तो इधर लाई करेगा या इधर, तो एस एस डैश इज इक्वल टू 2a में लिख देना पेयर ऑफ रेज, ठीक है। उसके बाद एस एस डैश लेस देन 2a में नो लोकस, इसमें नो लोकस आएगा। तो ये हो गई थर्ड डेफिनेशन। हो गया, तो थर्ड डेफिनेशन, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन हो इसेंट्रिसिटी निकालो, ये निकालो, वो निकालो, वो सारे यहाँ पे बन सकते हैं। और वो सर्कल वाला क्वेश्चन वो इधर भी आ सकता है, इसमें लेकिन एक सर्कल दूसरे के अंदर नहीं होगा, मतलब S1 S2 दो सर्कल गिवन रहेंगे, एक वेरिएबल सर्कल S होगा, उसके सेंटर का लोकस पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन इधर भी आएगा। उसमें क्या कांस्टेंट आ रहा होगा, डिफरेंस, तो वहां से कर सकते हैं। अब उसके बाद है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये मेन चीज है। अरे बंद क्यों हो जा रहा है बार बार, हाँ ठीक है, देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, hyperbola in which length of transverse axis is equal to length of conjugate axis, length of transverse axis is equal to length of conjugate axis is called as rectangular hyperbola, is called as rectangular hyperbola। मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो कंजुगेट के इक्वल हो जाए, इसका मतलब a इक्वल टू क्या हो जाए, b हो जाए, तो वो हाइपरबोला कैसा आ जाएगा, x² - y² इज इक्वल टू a²। तो इसमें देख लो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2 है, कंजुगेट की लेंथ 2 है, ठीक है, a इज इक्वल टू b हो गया। इसमें इसेंट्रिसिटी कितनी आती है, 1 + a² तो वो आ जाती है हमेशा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या रहती है, √2 रहती है।
अब इसकी अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ये y is equal to 0 कैसा एक्सिस? ट्रांसवर्स। x is equal to 0 कैसा एक्सिस? कंजुगेट एक्सिस। इसके जो एसिम्पटोट्स आएंगे वो क्या आएंगे? y equal to 0 x equal to, अरे सोच समझ गया ना। नहीं ये एक्सिस ये तो x आएगा ना। हाँ समझा समझा। अबे कहां हाँ। मेरे को भी कंफ्यूज कर रहा है। इधर किधर बात करो, एसिम्पटोट्स के इक्वेशन क्या आएंगे? x equals x plus y is equal to 0 and x minus y is equal to 0, ये एसिम्पटोट्स के इक्वेशन आ गए। इनका इंक्लिनेशन कितना आएगा? pi by 4 and minus pi by 4. pi by 4 and 3 pi by 4 है। इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, इंक्लिनेशन 0 to pi में लाई करता है। क्या जबरदस्ती तारीफ करके आ गया मैं वहां पे फिर। तो ये आ जाएंगे और ये इसमें इसके वर्टाइसेस a, 0 माइनस a, 0, ये यहाँ पे उसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये वाली एक डायरेक्ट्रिक्स, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a by root 2, x इज इक्वल टू माइनस a by root 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये डायग्राम बना लो, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे। फिर इसके जो फोका है वो आ जाएंगे a root 2, 0 एंड यहाँ पे माइनस a root 2, 0, क्योंकि e कितना है यहाँ पे 1 by root 2, e root 2 है, उसकी वजह से ये सारी चीजें मिल रही है। फिर उसके बाद एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर और ये वो सब आ जाएगा। इतना बना के रखो। ये इसका सेंटर 0 0, क्योंकि अब इस डायग्राम को घुमाना है, रोटेट करना है। इतना चाहिए ना कैसे p is inverse proportional to v होता है तो आइसोथर्मल आता है, उसकी वजह से xy is equal to c square ये बनता है। हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इस डायग्राम को हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री से। घुमाओ, देखो if we rotate hyperbola in anti-clockwise direction by 45 degree then तो क्या होगा? तो ये बताओ, ये एक्सिस भी 45 से रोटेट हो जाएगा ट्रांसवर्स, तो 45 से रोटेट होके वो एक्सिस क्या बन जाएगा? एजिम्पटोट बन जाएगा। और एजिम्पटोट कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये डायग्राम कैसी बनेगी इसकी? इधर दिख रहा है लोगों को? इसको जब हम 45 से रोटेट करेंगे तो ये अब एक्सिस हो जाएगा। एजिम्पटोट की जगह कौन ले लेगा? एक्सिस, और एक्सिस की जगह कौन ले लेगा? एजिम्पटोट ले लेगा। तो यहाँ पे ये एक एजिम्पटोट होगा और ये एक एजिम्पटोट होगा। y is equal to 0 और x is equal to 0, यहाँ पे क्या होगा? एजिम्पटोट्स होंगे, क्योंकि हम पूरी डायग्राम को कितने से रोटेट कर चुके हैं? 45 से। तो ये देखो, ये वाला एक पैराबोला आएगा, एक ब्रांच ये आएगी और दूसरी ब्रांच ये आएगी रोटेट करने के बाद, ठीक है ना? चाहिए ना, इसको रोटेट किया तो ये पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा इधर और ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये होगा। और यहाँ पे अब ये वाला एक्सिस कौन सा रहेगा? ट्रांसवर्स। और ये वाला एक्सिस कौन सा रहेगा? ये कंजुगेट एक्सिस रहेगा। फिर उसके बाद ये दोनों क्या रहेंगे? एजिम्पटोट्स रहेंगे, क्योंकि सारी चीजें 45 से रोटेट हो जाएगी। तो ये अब यहाँ पे y is equal to 0, x is equal to 0 एजिम्पटोट्स, ये y is equal to x ट्रांसवर्स एक्सिस, y is equal to minus x कंजुगेट एक्सिस। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 0 0 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे क्या? हाँ हो जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस चेंज होंगे क्या? नहीं होंगे। यहाँ पे सेंटर का डिस्टेंस कितना आ रहा था? सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना आ रहा था? ये आ रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है फोकस का? ये रूट 2, तो वो सारे के सारे यहाँ पे क्या रहेंगे?
वर्टेक्स है, अभी हम बात करते हैं इसकी। ये वर्टेक्स किसके ऊपर लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू x के ऊपर, तो इसमें दोनों कोऑर्डिनेट सेम आएंगे वर्टेक्स के, ठीक है। मान लेते हैं वो कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, अल्फा अल्फा, तो वर्टेक्स एंड इसके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, या तो चलो पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, इसका इक्वेशन लिख लो पहले तो। एसिम्प्टोट का कंबाइंड इक्वेशन एंड हाइपरबोला का इक्वेशन, उसमें कितने का डिफरेंस रहेगा, कांस्टेंट का, ठीक है। एसिम्प्टोट के इक्वेशन क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो पहले हम हाइपरबोला का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे पहले इसके कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, तो वो आ जाएगा xy इज इक्वल टू 0। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स xy इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब उसके बाद हमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला चाहिए, तो वो वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन, इनमें कितने का डिफरेंस रहेगा, एक कांस्टेंट का, तो वो कांस्टेंट जनरली लिया जाता है c² लिया जाता है, ताकि फिर जब हम इसके पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं वो निकाल रहे तो इजीली वो आ जाए। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो यहाँ पे वो आ जाएगा xy इज इक्वल टू c, xy इज इक्वल टू c², या हाइपरबोला लिख सकते हैं। अब ये कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे c², ठीक है। तो c के टर्म्स में जरा कोऑर्डिनेट्स बताओ तो क्या आएंगे, वर्टेक्स के c के टर्म्स में, थोड़ा सोचो इस डायग्राम के बारे में, एक बार आ गया सोचना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। c के टर्म्स में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, वो हाइपरबोला है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू x है, और वो वर्टेक्स क्या होता है, हाइपरबोला का है ट्रांसवर्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसके ऊपर दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, सेम, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, तो इसको हमने अल्फा अल्फा ले लिया, अल्फा अल्फा ले लिया, वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c² आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू c एंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस c आ जाएगा। ये तो क्लियर है। यहाँ पे अब इसके आगे बात करते हैं हम, लेट वर्टेक्स अल्फा कॉमा अल्फा, अल्फा कॉमा अल्फा ले लिया, अरे इधर लेट वर्टेक्स अल्फा कॉमा अल्फा, अब वो हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c², और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस c, देयरफॉर जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ जाएंगे, c कॉमा c है माइनस c कॉमा माइनस c, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इधर वाले पे c, इधर वाले पे माइनस c। अब यहाँ से हम a और c में रिलेशन भी बता सकते हैं, a और c में रिलेशन, वर्टेक्स का सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है, वो पहले वाले डायग्राम में देखो, a होता है ना, वर्टेक्स का सेंटर से डिस्टेंस a होता है, यहाँ पे वो डिस्टेंस कितना आएगा, अरे यहाँ पे इसका बताओ, c आएगा, c√2 आएगा, अल्फा रूट 2, है ना। यहाँ पे हम रिलेशन किसमें लाना चाहते हैं, a और c में रिलेशन लाना चाहते हैं, ताकि फिर उसके कंपैरिजन उसके बाद हम सारे कोऑर्डिनेट्स बता सके इजीली। तो इसमें ये जो सेंटर से डिस्टेंस आएगा OB, मान लो यहाँ पे OB डिस्टेंस a के इक्वल, और वहां पे यहाँ पे वो कितना आ रहा है, √2c, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो जब हम रिलेशन निकालेंगे तो a² इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2c², तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/√2, यहाँ c² इज इक्वल टू a²/2, क्लियर। तो ये c और a में रिलेशन आएगा। पहले वाली डायग्राम की भी हेल्प लेनी है, जब हमने रोटेट नहीं किया था उससे बस क्या चाहिए, हमें डिस्टेंसेस चाहिए, सेंटर से कितना डिस्टेंस आएगा, डायरेक्ट्रिक्स का, वर्टेक्स का, फोकस का, वो हमें चाहिए बस। ये रिलेशन हमें मिल गया, c² इज इक्वल टू a²/2। अब उसके बाद वहां पे बताओ फोकस कितने डिस्टेंस पे है,
ये रूट 2 पे है, ठीक है। यहाँ पे फोकस इसके ऊपर लाई कर रहा है। मान लो थोड़ी देर के लिए हमने इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिया अल्फा अल्फा। अब हम फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं सी के टर्म्स में, ठीक है। वर्टेक्स के तो आ गए, अब फोकाई के निकालना चाहते हैं, वो भी y x के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे अल्फा अल्फा। तो उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना आ रहा है? अरे यहाँ पे अल्फा अल्फा का ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ पे ये OS डिस्टेंस जो आ रहा है वो √2 अल्फा आ रहा है, ठीक है। और उस पहले वाले डायग्राम में वो डिस्टेंस कितना है? a √2 है, ठीक है। a √2 है तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? a। लेकिन a इज इक्वल टू c के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? √2c। तो यहाँ से a इज इक्वल टू √2c आ जाएगा, तो अल्फा प्लस माइनस √2c। तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स अल्फा प्लस माइनस √2c आ जाएगा। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिलेंगे? देयरफॉर फोकाई आ जाएगा √2c √2c एंड माइनस √2c माइनस √2c। क्लियर है? c के टर्म्स में हमें सारी चीजें चाहिए, क्योंकि इक्वेशन हमने क्या लिया है xy c²। तो वो आती कैसी है वो हम देख रहे हैं। उसके लिए पहले वाले डायग्राम की हेल्प ले रहे हैं। हम पहले ही a और c में रिलेशन ला चुके हैं। वर्टेक्स से सेंटर से डिस्टेंस कितना रहता है फोकस का? a√2। अब यहाँ पे फोकस लाई कर रहा है y x के ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिया अल्फा अल्फा। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? √2 अल्फा। तो √2 अल्फा √2 a के इक्वल होगा, तो √2 गया तो अल्फा a। लेकिन हमें चाहिए c के टर्म्स में, तो a कितना आता है? प्लस माइनस √2c। तो वहां से फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अब चाहिए इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का। वो कैसे आएगा? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चाहिए था। एक बार हमें सारे वर्टिसेस मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इक्वेशन आ जाएंगे। उस डायग्राम में, जो पहली वाली डायग्राम है उसमें ये बताओ कि डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस सेंटर से कितना आता है? a/√2, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस सेंटर से a/√2 आता है। अब उसी की हेल्प हम लेंगे। यहाँ पे ये हो गया है, ये लिखते चलो। अभी लास्ट में अच्छे से डायग्राम बना देंगे जिसमें c के टर्म्स में सारे कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। ये अभी हम किसके लिए कर रहे थे? फोकस के लिए कर रहे थे, ठीक। अब उसके बाद हम करेंगे डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे मान लो ये D पॉइंट है, D पॉइंट को हमने ले लिया अल्फा अल्फा, ठीक है। और ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स का एन एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे OD डिस्टेंस कितना आएगा? √2 अल्फा। लेकिन सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना आता है? a/√2 आता है। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? a/2। और a कितना है? √2c है, प्लस माइनस √2c। तो अल्फा कितना आ जाएगा? प्लस माइनस c/√2। तो इसके हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। एक कौन सा आ जाएगा? c/√2। c/√2 वाली डायरेक्टली इधर पे रहती है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? माइनस c/√2 माइनस c/√2। तो d के कोऑर्डिनेट्स, d मींस क्या था यहाँ पे? एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो c/√2 एंड दूसरा मान लो d' है तो वो माइनस c/√2 माइनस c/√2। अब ये मिल गए, कहानी खत्म हो गई। अब इसकी अब अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। हो गया? अब पूरा अच्छे से बनाओ। अब ये इसी तरीके की, उसमें सारे कोऑर्डिनेट सारे इक्वेशंस प्लॉट करने हैं।
पे ये वर्टेक्स, ये v डैश, ये फोकस s, ये s डैश, फिर उसके बाद ये d और ये d डैश। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट्स c c एंड b डैश के माइनस c माइनस, इसके कोऑर्डिनेट्स √2c √2c, इसके कोऑर्डिनेट्स -√2c -√2c, d के कोऑर्डिनेट्स c/√2 c/√2, d डैश के कोऑर्डिनेट्स -c/√2 -c/√2। ये सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। और यहाँ पे भी याद रखना ये जो ये होता है ना, कौन सा वर्टेक्स या d, s और b को एक्सटर्नली डिवाइड करता है ईस्ट वन में, जैसे हमने उधर देखा था इलिप्स में, सेम चीज यहाँ पे भी है। ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, फिर उसके बाद अब इक्वेशन को किसी और से रिप्रेजेंट करना। ये ट्रांसवर्स एक्सिस, उसका इक्वेशन है y = x। ये है कंजुगेट एक्सिस, इसका इक्वेशन है y = -x। ये है यहाँ पे एजिम्पटोट, इसका इक्वेशन है y = 0। ये भी एक एजिम्पटोट है, इसका इक्वेशन है x = 0। ये यहाँ पे सेंटर है, फिर उसके बाद ये इसका क्या आ जाएगा LR, फिर इधर ये उसका LR आ जाएगा, ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और फिर उसके बाद ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। अभी तो बस हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखते हैं। डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के क्या रहती है, परपेंडिकुलर। एक्सिस का स्लोप क्या है, एक्सिस का स्लोप 1, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या रहेगा -1, और डायरेक्ट्रिक्स किसके पास कर रही है, ओरिजिन c/√2c, ओरिजिन नहीं बे, c/√2 इधर वाली -c/√2 -c/√2, तो उसका जो इक्वेशन आएगा x + y = √2c, एंड इधर आ जाएगा इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x + y -√2c। तो ऐसा ही हम LR का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि LR का स्लोप भी कितना होगा -1, वो एक्सिस के परपेंडिकुलर रहता है, वो पास किससे कर रहा है √2c, वहां से उसका इक्वेशन, ये वाले LR का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टेंजेंट एंड वर्टेक्स के इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। टेंजेंट एंड वर्टेक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, और पास किससे करता है, वर्टेक्स से पास करता है, तो वहां से उसके इक्वेशन आ जाएंगे। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डायग्राम है, सी के टर्म्स में ये उसके सारे कोऑर्डिनेट्स है। तो इसमें देखो इसका इक्वेशन क्या था, xy = c²। तो यहाँ पे x y के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, c² कांस्टेंट है। ठीक है, xy = c², और जब भी दिखेगा इस तरीके का कुछ, तो वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसकी सिमेट्री √2 होती है। हाँ, एंड पॉइंट्स ऑफ LR क्या होंगे, वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें नहीं बता सकते हो डायरेक्टली। लेंथ ऑफ LR बता सकते हैं, लेंथ ऑफ LR वहां पे कितनी होती थी, 2b²a, ठीक है, 2b²a होती थी। यहाँ पे b = a होता है, रेक्टेंगुलर में b = a, तो कितना आ जाएगा 2a, और a कितना है यहाँ पे √2c, तो लेंथ ऑफ LR आ जाएगी √2c। तो लेंथ ऑफ LR बता सकते हैं, लेंथ तो चेंज होगी नहीं, कोऑर्डिनेट्स तो चेंज होंगे।
अब उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इक्वेशन लिखेंगे एंड फिर उसको हाइपरबोला के इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो वहां से फिर वो एंगल बन जाएंगे, इतने अच्छे नहीं आएंगे वो। बाकी लेंथ इजीली बता सकते हो, कोई भी लेंथ। ठीक है, चलो आगे। इसका पैरामीट्रिक फॉर्म उसी में सारी चीजें होगी इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म में। बाकी इसमें पॉइंट फॉर्म वगैरह कोई जरूरत नहीं है, याद रखने की। पैरामीट्रिक फॉर्म बस xy is equal to c square, तो यहाँ पे x is equal to ct and y is equal to c by d, तो ये इसका पैरामीट्रिक फॉर्म। x is equal to ct and y is equal to c by d आ रहा है ना दोनों का प्रोडक्ट c स्क्वायर, तो ये उसका पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद chord joining, kt1 and bt2 on xy is equal to c square, उसका इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ chord होगा, वो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये वाला एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, a यहाँ पे b यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, दोनों के दोनों पॉइंट उधर भी हो सकते हैं। तो ये a जो आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे यहाँ पे ct1 c by t1, और ये जो b आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ct2 c by t2। हमने एक ही के ऊपर ले लिए, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, a उधर b इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, 2 पॉइंट फॉर्म से, जैसे हमने पैराबोला में किया था। पैराबोला में भी यही था ना, t1 t2 फिर 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन। देयरफॉर अब इक्वेशन ऑफ ab, तो ये आ जाएगा y माइनस c by t2 फिर c by t2 माइनस c by t1 अपॉन c t2 माइनस c t1 x माइनस c t2 फिर y माइनस c by t2, ये माइनस 1 अपॉन t1 t2 एंड x माइनस c by t2, तो ये उसका इक्वेशन आ जाएगा। एंड स्लोप ऑफ ab कितना रहेगा, स्लोप ऑफ ab माइनस 1 बाय t1 t2, इसकी स्लोप ऑफ ab माइनस 1 अपॉन t1 t2। स्लोप चाहिए बस हमें उसका, क्योंकि स्लोप के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। अगला लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट kt। पैरामीट्रिक फॉर्म में सारी चीजें, पॉइंट फॉर्म में इसके ऊपर नहीं आते क्वेश्चन। पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज होता है बहुत सारी चीजें प्रूव करने में, प्रॉपर्टी देखने में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट kt, मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो ये टेंजेंट आएगा। तो इसका इक्वेशन a के कोऑर्डिनेट c by d ct, c by d। अब इसमें बताओ xy को हम किससे रिप्लेस करते हैं, xy को हम किससे रिप्लेस करते हैं, xy को ऐसे x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, cy1 प्लस xy1 प्लस yx1 अपॉन 2 उससे रिप्लेस करते हैं। और वही चीज सेम चीज लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a, तो x की इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x y1 प्लस y x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, और y1 कितना है c by t, x1 कितना है ct, तो वहां से ये x c by t प्लस y
ct अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो cc गया, तो यहाँ से x by t प्लस t into y इज इक्वल टू 2c, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस x by t स्क्वायर प्लस 2c by t। तो ये वो टेंजेंट का इक्वेशन रहेगा और इसका स्लोप यहाँ पे आ जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1 by t स्क्वायर, माइनस 1 by t स्क्वायर। फिर उसके बाद नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा, नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा, tt2 इधर से देखना, टेंजेंट से बताएगा ना, टेंजेंट का स्लोप माइनस 1 by t स्क्वायर, तो नॉर्मल का t स्क्वायर। बाद में COC वगैरह वो तो निकाल लेंगे, t is equal to 0 बॉडी में तकरीबन मिड पॉइंट, t is equal to s1 और सारी कुछ कर देंगे। उसमें हमें क्या चाहिए था, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a t, और a पॉइंट तो पता है, उसके ऊपर टेंजेंट भी हमें मिल गया, टेंजेंट मिल गया तो उसका स्लोप, अब नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, माइनस 1 by t स्क्वायर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल t स्क्वायर, देयरफॉर इक्वेशन y minus c by t, फिर उसके बाद t स्क्वायर इनटू x minus ct। तो यहाँ पे t में कितने डिग्री का इक्वेशन बनता है बताओ, क्यूबिक, थोड़ा सोच समझ के बताओ, 4th डिग्री का। तो जैसे इलिप्स में 4 नॉर्मल, मैक्सिमम 4 नॉर्मल आते थे, हाइपरबोला में भी 4 नॉर्मल आएंगे, चाहे वो रेक्टेंगुलर है चाहे नॉर्मल हाइपरबोला में रहे, 4 नॉर्मल आएंगे किसी पॉइंट से, मैक्सिमम 4 नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट, और बहुत सारी चीजें स्लोप्स के ऊपर डिपेंड करती है, कॉर्ड जॉइनिंग ए बी माइनस 1 अपॉन t1 t2, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1 by t स्क्वायर एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल t स्क्वायर, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आती है। देखिए इसके क्वेश्चन अब क्या ब्रेक के बाद आज हो जाएगा आराम से, हाँ ब्रेक के बाद एक क्वेश्चन चलो, एक क्वेश्चन टू दैट prove that segment of any tangent intercepted between asymptotes is bisected at the point of contact in xy is equal to c square, in xy is equal to c square। टेंजेंट का इक्वेशन सामने है तुम्हारे पैरामेट्रिक फॉर्म में, एनी टेंजेंट बोलते ही पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसीडर करना, एसिम्पटोट्स भी हमें पता है इसके, x is equal to 0 and y is equal to 0।
अच्छा सिद्धि तुम्हारी बहन है क्या? हाँ, तो हो गया शायद उसका है ना। होंगे। अभी बनाया इन लोगों ने पेज। सही है, तो पढ़ाता है। हाँ, खुद पढ़ता है क्या लेकिन? हो गया? ठीक है? स्पेशल केस लेके करना है नहीं, नॉर्मल से भी आ जाएगा ना। और इसको मॉडल सॉल्व करना, मॉड्यूल बहुत बढ़िया है। टाइम दो बस सर, हो हाँ, जाएगा। इसके मॉड्यूल में 20 तारीख को डिस्कस करूंगा, ठीक है? 10 दिन बाद ठीक है। विषय में इतना टाइम है या नहीं? बहुत है क्या? हाँ, तो क्या होगा ना, ना उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे का बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एक्सरसाइज 2 में तो ज्योमेट्री का पार्ट है, वो थोड़ा सा उस टाइम पे बता दूंगा उसको कैसे सोचना होता है। स्पेशल केस कहाँ पे लेने होते हैं, कहाँ पे नहीं लेने होते हैं, क्योंकि स्पेशल केस लेने से बहुत सारे क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। उस टाइम पे बताऊंगा डिस्कशन के वक्त, वो भी डिस्कशन के वक्त ही बताना होता है। अभी स्पेशल केस से बताऊंगा तो फिर टीचर होने का मेथड से बताएंगे ना हम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये टेंजेंट एजिम टॉर्च कवर कर रहा है, ये पॉइंट सी बाय सी टी कॉमा सी बाय टी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए, टेंजेंट एट ए, तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टी स्क्वायर प्लस 2c बाई टी, ठीक है। अब वो एजिम टॉर्च को जाके कट करेगा, तो वो जो पोर्शन इंटरसेक्ट होता है एजिम टॉर्च के बीच में, तो यही तो पोर्शन इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसको हम a ले लेंगे और इसको b ले लेंगे, तो a पॉइंट के लिए किसकी जगह पे 0 पुट करेंगे, y की जगह पे। तो जो a के, अच्छा ये ले लिया है तो यहाँ पे ये p कर लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, तो a के लिए y की जगह पे 0 पुट करेंगे फॉर a, तो y इज इक्वल टू 0, तो x कितना है 2ct, एंड फॉर b x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y आ रहा है 2c by p, ठीक है। अब AB का मिड पॉइंट निकालना है हमें और दिखाना है कि वो क्या आएगा, p आएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मिड पॉइंट ऑफ AB, a के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हो जाएंगे 2ct, 0 और ये 0, 2c by t, तो मिड पॉइंट ऑफ AB ये आ जाएगा 2ct plus 0/2, 2c by t plus 0/2, तो ये आ जाएगा ct, c by t, तो p पॉइंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब टेंजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका जो पोर्शन इंटरसेप्ट होता है जिसके बीच में एजिम्पटोट्स के बीच में, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका क्या रहता है, मिड पॉइंट रहता है। भाई कितना पता क्या कर रहा था ये, पहले टेंजेंट एट वर्टेक्स किया, फिर वो बढ़ जा रहा था, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा। आराम से आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो देखो, फिर तीन ही क्वेश्चन बचते हैं उसके बाद, और एक डिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। जैसे हाइपरबोला में इंफिनिटी से कोई आता है रे,
हाइपरबोला बोल रहा हूँ, पैराबोला। इंफिनिटी से कोई रे आता है, पैराबोला पे स्ट्राइक करके किससे पास करता है, फोकस से पास करता है। वैसे ही इसमें होता है, उसमें क्या होता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल किसके एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल किसके एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, इसमें पैराबोला में एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसी से तो ये आता है पीएस एंड पीएम के। पीएस मतलब क्या होता है, फोकल डिस्टेंस, पीएम मींस किससे डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। उनके एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, और उसी से तो हमने वो प्रूव किया था एंगल के, इसमें तो किया था सब कुछ, उसी से प्रूव किया था कि इंफिनिटी से कोई रे आ रहा है, स्ट्राइक करके किससे पास करेगा, फोकस से। सेम चीज इसमें भी होती है। तो इसमें हो गया, ये अगला है देखो उसको, प्रूव दैट, सारे प्रूव दैट वाले ही है इसमें। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय tangent on the hyperbola xy is equal to c square and asymptotes of same hyperbola is constant. तो टेंजेंट एंड एसिम्पटोट्स जो ट्रायंगल बनाते हैं उसका एरिया कांस्टेंट है, वो दिखाना। डायग्राम सामने है, कौन सा ट्रायंगल आएगा, वो ये वाला ट्रायंगल आएगा, इसका एरिया कांस्टेंट दिखाना है। सेम चीज, ए मिला, बी मिला, ये मिड पॉइंट हटा दो बस यहां से। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना आ जाएगा, हाफ OA into OB। तो OA कितना है 2CT, OB कितना है 2CT। तो यहां से आ जाएगा c² और 2c²। पता होगा तो वो कांस्टेंट एरिया होता है हमेशा, चाहे कोई भी टेंजेंट लो, लेकिन इसी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एसिम्पटोट्स के साथ जो ट्रायंगल बनाता है उसका एरिया कांस्टेंट आता है, और वो एरिया कितना रहता है 2c²। चलो अभी 2 बजे, ठीक है। इधर क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, हाँ